हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य ज्ञान पॉइंटर के डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज है 17 अगस्त और आज हम लोग 17 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस करंट अफेयर्स का यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और डेली का जो करंट अफेयर्स का PDF है वो यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है, तो आप लोग उसे जो है बहुत ही आसानी से डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होता है दोस्तों इम्पोर्टेंट ऑफ द डे का, उसको हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज जो है हमारे टीम द्वारा स्टार्ट किया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था में देखते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन निवेशक शिक्षा संसाधन केंद्र, जो कि NSE निवेश सुरक्षा निधि न्यास और इस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, तो वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर। ठीक है, तो NSE निवेशक सुरक्षा निधि न्यास और भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं, यह राज्य सरकार अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के राष्ट्रमंडल के साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण, चिकित्सा शिक्षा, पुलिस प्रशिक्षण और क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करेगी। तो वो कौन सी राज्य है दोस्तों? कर्नाटक। ठीक है, चलिए मॉरिटानिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद औलद बिलाल, और पहला फारसी देश तथा मिस्र एवं जॉर्डन के बाद तीसरा अरब देश जिसने अब्राहम समझौता नाम से शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय खबरों में देखते हैं। तो भारत सरकार की पहल जिसके तहत देश के प्रत्येक व्यक्ति को एक डिजिटल हेल्थ ID दी जाएगी, तो वो कौन सी पहल होगी? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को एक डिजिटल हेल्थ ID दिया जाएगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए युवा शक्ति को गठित करने हेतु युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त को शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल फिट इंडिया यूथ क्लब। यह राज्य 12,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव के साथ देश में क्रमांक 1 का विकास गंतव्य रूप से उभरा है, तो वो है उड़ीसा राज्य। नाफकाम के सहयोग से अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा 15 अगस्त को देश भर के विद्यालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षा और नवाचार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए छात्रों के लिए पहल ATL यानी कि अटल AI स्टेप अप मॉडल की शुरुआत की है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव हैं रेणु स्वरूप ने सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस यानी कि CBA का उद्घाटन किया है। किस शहर में? तो पुणे महाराष्ट्र में। गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 10 साल की परियोजना, उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ठीक है, 10 साल की परियोजना है, आपको ये जरूर याद रखनी है। व्यक्ति विशेष में देखते हैं हम लोग, तो अगस्त 2020 से निर्यातोन्मुख इकाइयाँ यानी कि EOU तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ के लिए निर्यात संवर्धन परिषद EPCES के नए महानिदेशक कौन हुए हैं? आलोक वर्धन चतुर्वेदी। तो राज्य विशेष में देखते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस शहर में भारत माता की 37 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। इस राज्य सरकार ने 15 अगस्त को चैलेंज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया है, तो अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। इस राज्य सरकार ने स्थानीय व्यापार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विकसित येलो चेन नाम से एकल खिड़की वाणिज्य मंच की शुरुआत की है, तो नागालैंड राज्य ने शुरू की है। BSE जिसे कि हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ने iHub के साथ हाथ मिलाया है, जो इस राज्य सरकार द्वारा स्थापित इनक्यूबेटर है, जो कि पूंजी जुटाने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए है, तो वो है गुजरात राज्य। ठीक है, ज्ञान विज्ञान में देखेंगे तो इस गठन ने ड्रोन रोधी प्रणाली विकसित की, जो 3 किलोमीटर तक के सूक्ष्म ड्रोन का पता लगा सकती है और 1 से 2.5 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निष्क्रिय करने के लिए लेजर तंत्र का उपयोग कर सकती है। तो ये किसने विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने DRDO ने। सामान्य ज्ञान में देखेंगे तो जो मीठे पानी की डॉल्फिन की पशु प्रजाति है, जो मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है, तो वो है प्लेटनिस्टा गंगेटिका। ठीक है, यानी कि गंगा नदी डॉल्फिन।
भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएफ ने भारतीय इंपीरियल पुलिस की इस वर्ष जगह ली तो वर्ष 1948 में। पहले क्या नाम था? भारतीय इंपीरियल पुलिस। इसको आईपीएफ कब बनाया गया? तो 1948 में। सूचना विभाग, जैसे कि हम आईबी बोलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1887। मुख्यालय नई दिल्ली है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? 10 मार्च 1969। मुख्यालय इसकी भी नई दिल्ली है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1984 में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? 11 मार्च 1986 को। राष्ट्रीय जांच विभाग एनआईए की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 2008 को। मादक द्रव्य नियंत्रण विभाग एनसीबी की स्थापना कब हुई? तो 17 मार्च को हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए, इतने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आपको ऐसे ही वन लाइनर में जानना है। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स। और पहला जो क्वेश्चन है, किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है सुधा मूर्ति को। ठीक है, सुधा मूर्ति को ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अन्य व्यक्तियों जिनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है एग्री एंड आईटी बिजनेस समूह के प्रमुख शिव कुमार सुरमपुरी को, गोविंदा राजलू चिंताला को, नवाड़ा के अध्यक्ष पद्म भूषण विजय भटकर को। बाकी और सारे नाम हैं, इन सबको बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। ठीक है, तो इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं कौन? सुधा मूर्ति। ठीक है, ये इन्फोसिस की अध्यक्षा भी हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ये हैं सुधा मूर्ति। ठीक, दूसरा प्रश्न है, मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है मोहम्मद औलल बिलाल को। ठीक है, तो मॉरिटानिया के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद औलल गजौनी। ठीक है, उन्होंने मोहम्मद औलद बिलाल को मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह एक अनुभवी सार्वजनिक प्रशासक हैं और देश की राष्ट्रीय जल एजेंसी के प्रमुख, एक कैबिनेट मंत्री और एक राष्ट्रपति सहयोगी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये है अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों, और अफ्रीका महाद्वीप में ये जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है ये है मॉरिटानिया। इसकी कैपिटल है नौकचौट। ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लैंग्वेज है फ्रेंच और करेंसी है दोस्तों MRU। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा अरब देश इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर सहमत हो गया है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर सहमत हो गया है। तो अब्राहम जो एकॉर्ड है दोस्तों, इजराइल संयुक्त अरब अमीरात के बीच में 13 अगस्त 2020 को एक ऐतिहासिक समझौता है। इस सौदे के अनुसार इजराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक फ़लस्तीन पर कब्जा करने की अपनी योजनाओं को रोक देगा और संयुक्त अरब अमीरात UAE औपचारिक रूप से इजराइल राज्य को मान्यता देगा। ठीक है, तो इजराइल के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए UAE पहला फारस की खाड़ी वाला देश है और मिस्र 1979 और जॉर्डन 1994 के बाद अब तीसरा देश होगा। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब और मुस्लिम देशों के साथ संबंधों को आसान बनाने के लिए जॉर्डन घाटी और जुड़िया सामरिया के कुछ हिस्सों पर संप्रभुता के अपने नियोजित विस्तार को निलंबित करने पर सहमति भी व्यक्त की है। तो काफ़ी दिनों से ये मामला जो है लंबित चल रहा था और काफ़ी तनातनी चल रही थी, तो अब धीरे धीरे मामला शांत होता दोस्तों दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो UAE देखेंगे तो यहाँ खाड़ी देश में ये आपको मिलेगा। यहाँ पे UAE कैपिटल है अबू धाबी, लार्जेस्ट सिटी है दुबई, प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, करेंसी है UAE दिरहम। ठीक है, तो दिरहम आपको याद रखना है, यहाँ की करेंसी है। अगला प्रश्न है, किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है? तो वो है इजराइल। इजराइल देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है। ठीक, तो इजराइल की ये उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। यह परीक्षण भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल में किया गया है। परीक्षण का आयोजन इजराइल वायुसेना, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसाइल रक्षा एजेंसी MDA की संयुक्त साझेदारी द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये है इजराइल, ये पूरा वाइट वाला दिख रहा है ये है इजराइल। ठीक है, इजराइल की जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो है यरूशलेम। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यरूशलेम। और सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे ये जो दिख रहा है डेड सी, ये
बहुत ही फेमस है। तो टेडिफी जो है दोस्तों ये इजराइल और इधर देख रहे होंगे जॉर्डन, तो इसके कहाँ पे पड़ता है, बॉर्डर पे पड़ता है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और टेडिफी की एक और खासियत है जो आप लोग जानते होंगे। प्रेसिडेंट हैं दोस्तों रूबेन रिवलिन, प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि काफ़ी फेमस हैं, इनको आप लोग जानते होंगे। ठीक है, करेंसी है न्यू शेकेल। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर देखेंगे। तो आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो वो लिखी है दलाई लामा ने। ठीक है, तो दलाई लामा जलवायु परिवर्तन पर लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। वह तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक नेता हैं और 14वें दलाई लामा हैं। उन्होंने 1989 में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दलाई लामा की किताब है, उसका नाम है अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। में दलाई लामा ने राजनीतिक निर्णय लेने वालों से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गतिरोध और बिना जानकारी से लड़ने और एक अलग एवं जलवायु के अनुकूल दुनिया और युवा पीढ़ी के लिए अपने भविष्य को फिर से हासिल करने के अधिकार पर जोर देने की अपील की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है डॉक्टर वीके पाल को। ठीक है, तो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल को कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन के नैतिक और रसद पहलुओं पर विचार करेगी। ठीक है, यह समिति वैक्सीन निर्माताओं और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ेगी और इसके विकास के बाद वैक्सीन प्रबंधन की प्राथमिकता पर रणनीति तैयार करेगी। तो अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राजनीतिक समूह पूरे राज्य को छठी अनुसूची या अनुच्छेद 371 के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो किस राज्य के राजनीतिक समूह पूरे राज्य को कह रहे हैं कि छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। ठीक है, कह रहे हैं कि उनको छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए या फिर अनुच्छेद 71 के दायरे में लाया जाए, तो वो है कौन, अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, चलिए तो वर्तमान में जो अरुणाचल प्रदेश है उसको संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत रखा गया है। ठीक है, 5वीं अनुसूची के तहत रखा गया है और इसमें छठी अनुसूची की भांति देशज समुदायों के लिए विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो छठवीं अनुसूची स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करता है। कौन, छठी अनुसूची। ठीक है, इसलिए ये मांग कर रहे हैं कि हमको भी छठी अनुसूची का दर्जा दिया जाए। तो छठी अनुसूची में सम्मिलित होने के से अरुणाचल के जो मूल निवासियों को सभी प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो जाएगा, जबकि अभी इन्हें मात्र संरक्षक के अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची में रखा गया है तो उन्हें केवल संरक्षक के अधिकार हैं, अगर छठी में रख देंगे तो उन्हें स्वामित्व के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। ये बहुत ही मूल अंतर है जो आपको समझना है। अनुच्छेद 371 में कहा गया है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य में कई क्षेत्रों में तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि राज्य विधानसभा एक प्रस्ताव द्वारा निर्णय नहीं लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इस पर विधानसभा पर डिपेंड हो जाएंगी। ये प्रस्ताव द्वारा जब तक निर्णय नहीं लेगा तब तक संसद का कोई अधिनियम उस क्षेत्र में लागू नहीं होता। नागालैंड अनुच्छेद 371 द्वारा शासित होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, सबसे बड़ा शहर ईटानगर, जनसंख्या है 13,83,727, जो घनत्व है 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये सबसे कम है। ठीक है, तो जनगणना आप देखेंगे तो भारत में जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ये यहीं का है। सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ का है, बिहार का है, और केंद्र शासित प्रदेश भी मिला लें तो उसमें फिर से सबसे ज़्यादा किसका हो जाता है, दिल्ली का हो जाता है। ठीक है, जिले कुल 25 हैं, जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। गठन का हुआ था 20 फरवरी 1987 को। राज्यपाल बी.डी. मिश्रा हैं, मुख्यमंत्री ओसामा शाह समाजसेवी हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है, कुल 60 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीटें जाती हैं और लोकसभा में कितनी सीटें जाती हैं वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चलिए किस संगठन ने स्वदेशी रूप से एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग फोटोनिक सिस्टम विकसित किया है, तो वो विकसित किया है दोस्तों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र ने। ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र ने ऐसा किया है। ठीक, चलिए
तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वच्छ वायु अनुसंधान पहल के सहयोग से गायत्री विद्या परिषद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र GVPSIRC और GVP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विशाखापट्टनम के निदेशक प्रोफेसर राव टाटावर्ती ने वास्तविकता के लिए एक स्वदेशी फोटोनिक प्रणाली विकसित की है। यह छोटा, सही और कम शक्ति वाला और किफ़ायती है और प्लग एंड प्रणाली पर काम करता है। ठीक है, तो यह अत्यधिक संवेदनशील और सटीक तथा सभी वायु गुणवत्ता मापदंडों को एक साथ पता लगाने और मात्रा का ठहराव करने में भी सक्षम पाया गया है। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि किस संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट लॉन्च किया है। तो वो किसने लॉन्च किया है दोस्तों? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने। ठीक है, चलिए, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट शुरू किया है, जो प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और करों का भुगतान करने में वाले ईमानदार व्यक्तियों को ये पुरस्कृत भी करेगा। ठीक है, तो CBDT ने प्रत्यक्ष करों में कई जो है बड़े कर सुधार किए हैं, जिससे कि लाभांश वितरण कर को समाप्त करना, कॉरपोरेट कर दरों में 30% से 22% तक की कमी और नई विनिर्माण इकाइयों के लिए दरों में 15% तक की कमी भी इसमें करना है। पिछला प्रश्न पूछा गया था कि 17वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन है? तो वो हैं मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है, मैक्स वर्स्टापेन 17वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 की विजेता हैं। ठीक है, तो 2020 में रेड बुल रेसर मैक्स वर्स्टापेन ने अपनी जीत दर्ज की थी। ठीक है, मर्सिडीज के लिए जो ड्राइविंग करते हैं वो लुइस हैमिल्टन ये दूसरा रैंक हासिल किए हैं। ठीक है, तो ये है वो। चलिए, अब जो अगला प्रश्न है आपके लिए है कि किस देश ने F-16 जेट की खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? F-16 जेट की खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो देश कौन सा है? ताइवान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्पेन। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके आंसर की प्रतीक्षा रहती है। तो चलिए, आज का करंट अफेयर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।